गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के बारे में डिस्कस किया था और जो बैक ईएमएफ के सिग्निफिकेंट थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि जो बैक ईएमएफ होता है वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना अधिक बैक ईएमएफ होगा मशीन की एफिशिएंसी यानी दक्षता उतनी ही अधिक होगी। इसके साथ साथ जब मशीन करंट को ड्रॉ करती है तो उस करंट को लिमिट करने के लिए बैक ईएमएफ काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसके अलावा मशीन को क्या करता है, सेल्फ रेगुलेट बनाने में भी सहायक रहता है। और जो एनर्जी कन्वर्जेशन होता है उसका अपोजिशन या विरोध भी कौन करता है, बैक ईएमएफ करता है। तो इस क्लास में हम क्या है, टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपका बैक ईएमएफ हो चुका है तो टॉर्क भी आवश्यक है। किससे पहले, आपके क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर के पहले, क्योंकि जब हम शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनके स्पीड टॉर्क से पूछे जाते हैं। इसलिए हमें बैक ईएमएफ का पता चल गया है तो वहाँ से हम स्पीड के साथ रिलेशन को देख सकते हैं और यहाँ पर टॉर्क के माध्यम से हम फ्लक्स और करंट के मध्य का रिलेशन भी देखेंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से ही आपकी मोटर है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, टॉर्क। तो हेडिंग डाल दीजिए टॉर्क। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्या है, मोटर का शाफ्ट है, ठीक है, ये मोटर का शाफ्ट है और ये आपका यहां पर आर्मेचर है, ये आर्मेचर, ये आपका शाफ्ट, ठीक है। अब देखिए इस शाफ्ट पर यहां पर आपने क्या कनेक्ट कर रखी है, पुली। यहां पर आपने पुली लगा रखी है, ठीक है, ये है आपकी पुली, ठीक है। और यहां पर क्या है, इस पुली पर यहां पर आपने लोड संयोजित कर रखा है, ये आपका क्या है, लोड है, ठीक है। तो यहां पर क्या लगेगा, एफ बल। तो बल आघूर्णन क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है कि किसी वस्तु के एक्स के सापेक्ष लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। जैसे ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिकली मोटर से रिलेटेड हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इस पुली को यहां पर डिजाइन करता हूं, फिर देखते हैं एक्स के सापेक्ष कैसे लगता है बल। जैसे ये आपकी पुली है, ठीक है, और यहां पर ये वाला भाग है, ये क्या है, इसका शाफ्ट है, क्या है, शाफ्ट है। मैं मान लेता हूं कि इस पुली की त्रिज्या क्या है, आर है, त्रिज्या क्या है, आर है, और यहां पर आपने क्या संयोजित कर रखा है, लोड संयोजित कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो ये लोड है आपका, तो यहां पर बल आपका क्या लग रहा है, एफ। तो आपका टॉर्क T इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क F इंटू आर न्यूटन इंटू मीटर, ये होता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि किसी वस्तु के x के सापेक्ष, ठीक है, लगाया गया बल ही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण कहलाता है। तो यदि मैं बात करता हूं किसकी, कार्य की, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है, ठीक है। यदि कार्य की बात करें, कार्य बराबर क्या होता है,
बल गुणा विस्थापन होता है। ठीक है, और पावर क्या होता है? पावर आपका वर्क डिवाइड बाय क्या होता है? टाइम, यानी कार्य बटे क्या होता है? समय होता है। अब यदि कार्य को मैं यहां पर रख देता हूं तो आपके पास क्या होगा? पावर बराबर क्या होगा? बल गुणा विस्थापन बटे समय, यही होगा। अब देखिए, मान लीजिए इसकी स्पीड क्या है? n आरपीएम है, यानी n चक्रण प्रति मिनट है। मान लीजिए कि माना n क्या है? चक्र प्रति मिनट है। ठीक है, तो n बटे 60 चक्रण क्या होगा? 1 सेकंड में होगा। ठीक है, तो यहां पर एक चक्र में लिया गया समय निकालना है आपको, तो क्या होगा? एक चक्रण में लिया गया समय क्या होगा? ये वाला इसमें चला जाएगा तो 60 बटे n क्या आ जाएगा? सेकेंड। ये आ गया 60 बटे n सेकेंड आ गया। अब देखिए यहां पर विस्थापन क्या होगा कि इसका एक चक्कर पूर्ण करने में कितना विस्थापन होता है। अब सोचिए कि यहां से स्टार्ट होता है और घूर्णन करके यहां पर आ जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि इसकी जो परिधि होती है, परिधि के समान ही ये क्या करता है? दूरी तय करता है। हमेशा ध्यान में रखना, जब ये एक चक्कर पूर्ण करता है तो परिधि के समान ही क्या करेगा? दूरी तय करेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पुली द्वारा एक चक्र में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? 2 पाई r होगा। क्यों? इसकी त्रिज्या क्या है? r है। तो यहां पे एक चक्कर में लिया गया समय रखेंगे यहां पर, और पुली द्वारा एक चक्कर में तय गई दूरी। तो पावर P बराबर क्या लिखोगे? बल कितना लग रहा है इस पे? F। तो F गुणा तय की गई दूरी, यानी विस्थापन आपका कितना है? 2 पाई r डिवाइड बाय, ठीक है, एक चक्कर में लिया गया समय 60 बाय n। तो ये n कहां चला जाएगा? ऊपर। तो P बराबर आपके पास क्या गया? F इंटू 2 पाई r इंटू n बटे 60 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए F इंटू r बराबर क्या होता है? T। ठीक है, तो यहां से पावर P बराबर क्या गया? 2 पाई n इंटू T बाय 60। क्यों? कि F गुणा R बराबर क्या होता है? T होता है। तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आ चुका है? पावर बराबर क्या आ चुका है? कि 2 पाई n इंटू T बटे 60। ठीक है, तो पावर और टॉर्क में क्या आ चुका है? रिलेशन आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यहां से टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क T बराबर, इसको इधर गुणा करा दीजिए, 60 इंटू P बटे 2 पाई n आ जाएगा।
तो देखिए यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है, टॉर्क व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, स्पीड के, ठीक है ना। टॉर्क क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, स्पीड के, ठीक है। तो अब देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे ये कोई भी पहाड़ी है, ये क्या है, पहाड़ी है आपकी, ठीक है। अब जैसे आप साइकिल लेकर के यहां से इसके ऊपर जा रहे हैं, है ना, इसके ऊपर आप जा रहे हैं, तो देखिए जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे यहां से, तो आपको क्या है, बल अधिक लगाना पड़ता है, यानी टॉर्क अधिक लगाना पड़ता है। तो टॉर्क अधिक लगाना पड़ता है तो स्पीड क्या होती है, कम रहती है। और जब आप इस स्थान से क्या करते हो, नीचे की तरफ आते हो, किधर आते हो, नीचे की तरफ आते हो, तो हमेशा स्पीड अधिक होती है और टॉर्क आपको कम लगाने की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब टॉर्क और आपकी स्पीड होती है वो एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ध्यान में रखना है कि मशीन में जब टॉर्क अधिक होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जब स्पीड कम होगी तो टॉर्क क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान में रखना है। अब इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि आर्मेचर का जो टॉर्क होगा वो शाफ्ट के टॉर्क के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कुछ रोटेशनल लॉस होते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको कि आर्मेचर का जो टॉर्क होगा वो शाफ्ट के टॉर्क के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ रोटेशनल लॉस हो जाते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, टॉर्क ऑफ आर्मेचर माइनस टॉर्क ऑफ शाफ्ट बराबर क्या होता है, रोटेशनल लॉस, रोटेशनल लॉस होते हैं, क्या होते हैं, रोटेशनल लॉस। तो हमेशा यहां पे लिख दीजिए कि आर्मेचर का टॉर्क, आर्मेचर का टॉर्क शाफ्ट टॉर्क के समान नहीं होता है, क्योंकि इनके मध्य कुछ भाग टॉर्क का रोटेशनल लॉस के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए आप जानते हैं कि P ऑफ A आर्मेचर की पावर बराबर आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एन टी ए बटे 60, यही लिखते हो पावर को। तो यहां से आप देखिए कि पावर है, इसे मैं क्या लिख दूं, ए बी इंटू आई ए बराबर 2 पाई एन टी ए बटे क्या लिख सकता हूं, 60, ठीक है। तो आप बैक ईएमएफ की वैल्यू जानते हैं यहां से, तो बैक ईएमएफ बराबर आपका क्या होता है, फाई जेड एन पी बटे 60A इंटू आई ए बराबर क्या होगा, 2 पाई एन टी ए बटे 60, है ना। तो यहां से 60 से 60 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और क्या कैंसिल हो रहा है, स्पीड कैंसिल हो रही है, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां से जब आप टॉर्क की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, टी ए
बराबर, ठीक है, 2 पाई का इसमें भाग चला जाएगा तो 1 अपॉन में क्या होगा 2 पाई, और यहां पर क्या है आपके पास में फाइव जेड पी आई ए बटे ए है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपका जो फ्लक्स है वो वेरिएबल होता है, चालकों की संख्या नियत होती है, पोलों की संख्या नियत है, समांतर पथों की संख्या नियत है, और 1 में 2 पाई भी नियत है। तो यहां से आपके पास टॉर्क समानुपाती क्या आ जाता है 5ia आ जाता है। यहां से आपके पास क्या आ जाता है फॉर्मूला, क्या आ जाता है यहां से टॉर्क TA समानुपाती 5ia। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम मोटर के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि जैसे स्पीड है, सॉरी फ्लक्स है, फ्लक्स कम हो रहा है तो टॉर्क कम होगा, टॉर्क कम होगा तो स्पीड क्या होगी अधिक होगी। ठीक है, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसे आगे ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे यहां से नए फॉर्मूले हम ड्राइव करते हैं। तो नए फॉर्मूले ड्राइव करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा TA2 बटे TA1 बराबर, आप क्या लिख सकते हो 5 बटे 5 इंटू IA2 बटे IA1। ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, अब देखिए यदि हम शंट मोटर की बात करें, आपको पता है कि शंट मोटर की संरचना होगी वो शंट जनरेटर के समान होगी, और शंट जनरेटर में फ्लक्स क्या रहता है कांस्टेंट, उसी प्रकार शंट मोटर में भी क्या रहेगा फ्लक्स आपका नियत रहेगा। तो यदि हम बात करेंगे किसकी, शंट मोटर की बात करेंगे, ठीक है, तो शंट मोटर में हमेशा फ्लक्स आपका क्या होगा कांस्टेंट होगा, यानी नियत होगा। ठीक है ना, जब फ्लक्स आपका नियत होगा तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा TA2 बटे TA1 बराबर IA2 बटे क्या होगा IA1 होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि मोटर में क्या है 10 एम्पीयर करंट है तब 100 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क है, तो यदि 20 एम्पीयर कर दिया जाए तो टॉर्क क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो डायरेक्ट आपको पता है कितना हो जाए डबल, इस वैल्यू को नोट कर सकते हो। अगर यही केस आपसे सीरीज मोटर में पूछा जाए, सीरीज मोटर की बात की जाए, तो सीरीज मोटर में ध्यान में रखना है कि अप टू सैचुरेशन यानी संतृप्ति तक फ्लक्स समानुपाती होगा आपके आर्मेचर के करंट के। ध्यान में रखना है कि जब तक आपका पोल संतृप्त नहीं होता है वहां पर आर्मेचर का फ्लक्स है वो आर्मेचर के करंट के क्या होगा समानुपाती होगा। तो वैल्यू रखोगे तब आप यहां पर आपका क्या आ जाएगा, आपको पता है कि TA समानुपाती क्या होता है 5IA होता है, यही होता है। तो यहां पर आपको पता है कि चूंकि 5 समानुपाती क्या है IA है, तो यहां पर 5 के स्थान पे IA रख सकते हो आप, तो TA समानुपाती IA स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला बनाओगे तो TA2 बटे TA1 बराबर IA2 बटे क्या आ जाएगा IA1, इसकी क्या आ जाएगी होल
स्क्वायर आ जाएगी। तो ये भी क्या है, अप टू सैचुरेशन है, संतृप्ति तक है। और यदि संतृप्ति के बाद की बात की जाए, ठीक है, इसकी आफ्टर सैचुरेशन, सैचुरेशन यानी संतृप्ति के बाद, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो टी ए समानुपाती किसके होगा, आई ए के होगा आपका। ठीक, तो यहां से आप जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, T2 बटे T1 बराबर IA2 बटे क्या होगा, IA1 के, ये फॉर्मूला होगा। तो डीसी सीरीज मोटर के केस में आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो टॉर्क के लिए तो ये फॉर्मूले आपके लिए काफी है। अब यदि हम बात करें स्पीड की बात करें, तो आप सभी जानते हैं स्पीड के लिए n समानुपाती क्या होता है, EB बटे 5 होता है। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन जाता है, N2 बटे N1 है ना, बराबर EB2 बटे EB1 इंटू 5 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बटे 5 हो जाएगा। और यदि आप फ्लक्स को कांस्टेंट कर देते हो, फ्लक्स को क्या कर देते हो, कांस्टेंट, तो फाई क्या है आपका, कांस्टेंट है यानी नियत है। तो फ्लक्स नियत होगा तो आपके पास फॉर्मूला क्या जाएगा, N2 बटे N1 बराबर क्या होगा, EB2 बटे क्या आ जाएगा आपका, EB1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इन फॉर्मूला से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम एक या दो प्रॉब्लम्स यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहले बात करते हैं टॉर्क स्पीड इनकी। अब देखिए, एक क्वेश्चन हम टॉर्क का यहां पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक मोटर दी गई है और मोटर की पावर है वो आपको 22 bhp दी गई है, ब्रिटिश हॉर्स पावर, ठीक है। और इसका जो टॉर्क दिया है आपको वो दिया है 210 न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क कितना दिया है, 210 न्यूटन इंटू मीटर। तो आपसे क्या पूछा गया है, स्पीड पूछी गई है। क्या पूछी गई है, स्पीड पूछी गई है। तो आप सभी जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, 2 पाई NT बटे 60 होता है ना। अब देखिए, यहां पर आपको निकालना क्या है, स्पीड। तो इसको इधर गुणा कराइए और किनका भाग देंगे, 2 पाई T का भाग दे देंगे। तो यहां से इसको इधर गुणा कराया 60p, ठीक है। तो आपके पास यहां पर क्या बचा, 2 पाई इंटू T इंटू N, ठीक है। आपको निकालनी क्या है, स्पीड। तो N बराबर क्या हो गया, 60p बटे 2 पाई T, ठीक है। तो यहां से N बराबर 60, पावर किस में दी आपको, हॉर्स पावर में दी है। तो इसको यांत्रिक को जब आप विद्युतीय में चेंज करेंगे तो 1 HP बराबर ब्रिटिश दिया तो 735 पॉइंट क्या लेना आपको, 5 लेना है। तो यहां पर 60 गुणा 22 गुणा और bhp में दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करा हुआ है, 735.5 से। तो कितना आ गया, 735.5 बटे 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 3.14 भी नोट कर सकते हो और 22 बटे 7 भी कर सकते हो, ठीक है। गुणा यहां पर
टॉर्क कितना दिया है आपको, 210 दिया। तो ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 60 गुणा 22 गुणा 735.5 गुणा 7 बटे 2 इंटू 22 इंटू 210। तो अब देखिए यहां पर इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां पर ये जो 22 दिया है आपको, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब इस 2 से ये कैंसिल हो गया 3 बार, और 3 से ये कैंसिल हो गया 7 बार, है ना। और ये 7 किससे कैंसिल होगा, इस 7 से। तो यहां पर स्पीड आपकी कितनी आ चुकी है, 735.5, ठीक है। तो ये आपका क्या आ चुका है, टॉर्क का फॉर्मूला यहां पर आ चुका है। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन, यहां पर 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए कि जैसे यहां पर आपसे पावर पूछी जा सकती है, तो उस समय आपको स्पीड और टॉर्क दे देगा, और यदि आपको टॉर्क दे देगा तो इन दोनों में से पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 क्वांटिटी यानी 3 मात्राएं पूछी जा सकती है, पावर, स्पीड और टॉर्क, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को और क्या लिख सकते हो आप, जैसे आपको यहाँ पर पावर दी गई है ना। तो जैसे टॉर्क में लिखते हैं अपन, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना, क्योंकि P बराबर क्या होता है, 2 पाई एन टी बटे क्या होता है, 60 होता है। तो टॉर्क निकाल लीजिए आप, इसे टॉर्क निकालोगे तो यहां से T बराबर क्या होगा, 60P बटे 2 पाई एन होता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो कैपिटल N दिया है यहां पर क्या है, ये आरपीएम में है, और कभी कभार यदि आरपीएस में वैल्यू दे दी जाती है तो स्मॉल n इक्वल टू, आपको ध्यान में रखना है, n बटे क्या होता है, 60 होता है। तो आप यहां पर इस फॉर्मूले को नई फॉर्म में क्या लिख सकते हो, t बराबर p बटे 2 पाई स्मॉल n भी लिख सकते हो। क्यों कि ये किस में है, आरपीएस में दिया गया है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखोगे, क्योंकि एग्जामिनर होता है वो आपको जब कंफ्यूज करना चाहता है तो इस प्रकार के बेसिक चेंजेस किए जाते हैं कि बच्चा आरपीएम में ले रहा है या आरपीएस में ले रहा है। तो आरपीएस में लेना तब आपको स्मॉल n बनाना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यदि आरपीएम में दे तब ये लेना है, ठीक है ना। रोटेशन प्रति मिनट या रिवॉल्यूशन प्रति मिनट या रिवॉल्यूशन प्रति सेकंड, ठीक। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया किससे, टॉर्क से। अब हम बात करते हैं यहां से स्पीड से भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए ठीक है। अब देखिए स्पीड से बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है कि एक शंट मोटर है आपके पास, एग्जांपल कि एक शंट मोटर है, क्या दी गई है, शंट मोटर, और इसमें नो लोड इसकी जो नो लोड स्पीड है, नो लोड स्पीड है वो 1000 आरपीएम दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 1000 आरपीएम। और यहां पर यदि सप्लाई वोल्टेज V/2 कर दी जाए, ध्यान में रखना है कि नो लोड स्पीड 1000 आरपीएम है, उस समय सप्लाई वोल्टेज मान लीजिए क्या है, V है। सप्लाई वोल्टेज क्या है आपके पास, V है। अब सप्लाई वोल्टेज V/2 कर दी जाए तो न्यू स्पीड याद कीजिए,
न्यू स्पीड ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में मैं केवल यही नोटेशन दूंगा आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पे क्या बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहां पे कि शंट मोटर है और नो लोड स्पीड आपको कितनी दी है, 1000 आरपीएम, और सप्लाई वोल्टेज क्या है, V है। अब यदि सप्लाई वोल्टेज V/2 कर दी जाए तथा फ्लक्स को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो न्यू स्पीड क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके पास। अब देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या होता है कि N2/N1 बराबर EB2/EB1 इंटू, ठीक है, यहां पे क्या होगा 5/1/5। ठीक है। अब आप सभी देखिए, माना कि V वोल्टेज थी, उस समय आपका फ्लक्स क्या था, फाई था, और बैक ईएमएफ मान लेते हैं EB था, और बैक ईएमएफ होता है वो समानुपाती किसके होता है, सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, इसको मैं V मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर जब देखिए आपको नई स्पीड निकालनी है N2, ठीक है, पुरानी स्पीड क्या थी 1000 आरपीएम बराबर बैक ईएमएफ, पहले पुराने वाला किसके समानुपाती है, वोल्टेज के, V वोल्टेज थी। ठीक है, अब नई वोल्टेज क्या है, V/2। ठीक है, पुराना फ्लक्स क्या था, फाई। अब आपको पता है कि सप्लाई वोल्टेज आप क्या कर रहे हो, आधी कर रहे हो, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, आधा, तो फाई बाई क्या होगा 2। अब देखिए फाई से फाई कैंसिल, V से V कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, तो आपको पता है कि N2 नई स्पीड भी कितनी आ जाएगी, 1000 आरपीएम आ जाएगी। तो इस केस में आपने देखा कि N1 बराबर क्या होता है, N2 के होता है, सॉरी N2 बराबर किसके होता है, N1 के होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि आपसे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक शंट मोटर है, उसे नो लोड पर स्पीड इसकी ये है, और उसकी सप्लाई वोल्टेज आदि कर दी जाए तो स्पीड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर फ्लक्स नियत नहीं है। लेकिन सेकंड केस में क्या दिया जाएगा, आपको फ्लक्स नियत दिया गया है। तो फ्लक्स नियत देंगे तो N2/N1 बराबर EB2/EB1 इंटू 1/2। अब की बार क्या है, आपका फ्लक्स नियत है, फ्लक्स को क्या आपने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो N2/N1 बराबर EB2, बैक ईएमएफ समानुपाती वोल्टेज के, वोल्टेज क्या है V/2, पहले की V से V कैंसिल, तो N2 बराबर क्या होगा, N1/2। N1 का मान कितना दे रखा है, 1000 आरपीएम, 1000 में 2 का भाग दोगे तो कितना गया, 500 आरपीएम। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे कि जब फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में तो आपकी स्पीड क्या रहेगी, सप्लाई वोल्टेज आधी करो, कम करो, ज्यादा करो, सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन फ्लक्स जब आपका कांस्टेंट रहेगा उस कंडीशन में यदि सप्लाई वोल्टेज आधी करते हो तो स्पीड आधी हो जाएगी, और यदि 1/3 करते हो तो 1/3 हो जाएगी, 1/4 करते हो तो 1/4 हो जाएगी। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था किसका, टॉर्क और स्पीड का। जिसको ये समझ में आ जाता है वो आगे की मोटर आसानी से सीख सकता है। तो जो रिमेनिंग
टॉपिक है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।